जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी, श्री अनंत मिश्रा जी, श्री दिनेश चंद्रा जो इस पूरे क्षेत्र के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, श्री राजकिशोर सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री राम शिरोमणि शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्री करुणाकर पांडे इस कार्यक्रम के संयोजक, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी, श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री पवन पांडे पूर्व विधायक, श्री विश्व किशोर जी पूर्व मंत्री, श्री परेश मिश्रा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, श्री भगेंद्र राम जी, श्री कपिल मिश्रा, श्री अरुण द्विवेदी, डॉक्टर डीएस मिश्रा जो कि हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जो कार्यक्रम सुल्तानपुर में है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जी के साथ में, श्री संतोष त्रिपाठी चेयरमैन मोहनवा, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री मोहन वाजपेयी जी, श्री राम लखन शुक्ला जी तथा यहाँ पर आए हुए हमारे बहुत से सब जितने लोग हैं, बहुत से लोगों को हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और उनका सबका नाम लेने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कार्यकर्तागण, इस गोष्ठी में जो हम लोगों ने आज आयोजित की है और जो प्रथम गोष्ठी है पूरे उत्तर प्रदेश की, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ अयोध्या से की है और अयोध्या की पावन नगरी श्री राम लला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उसके बाद श्री बजरंगबली उनका आशीर्वाद लेकर के उनके दर्शन करके श्री सरयू माता का दर्शन करके आरती करके हम आपके बीच में आज उपस्थित हुए। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं खास तौर पर अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि वो लोग इतनी आज सुबह से यहाँ पर सभी कार्यक्रमों में सभी जगह जहाँ गए दर्शन करने गए वहां पर भी हमको मिले, सरयू नदी पे गए वहां भी मिले, हनुमान जी के दर्शन करने गए वहां पर भी मिले और यहाँ पर भी इतनी भारी मात्रा में आज आए हैं, उनका हम खास तौर से धन्यवाद देते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि कोरोना के सारे नियम जो हैं उनका पालन किया जाए और सभी को हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया, लिखा भी रखा कि मास्क लगा के रहे और उसका कोई उल्लंघन न करें क्योंकि हम लोग जानते हैं किस तरह से हम लोग इससे गुजरे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के अनुरोध करने के बाद भी हमारे जो खास तौर से फैजाबाद अयोध्या इस नगरी के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके आए। आज की उपस्थिति में ज्यादातर चेहरों को हम जानते हैं कि उनके बीच में पहले भी रह चुके हैं। कई लोगों के सैकड़ों लोगों के फोन आए, बात आई कि आप छोटी सभा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको तो बड़े मैदान में करना चाहिए था, हम सब लोग आ सकते थे। लेकिन उनको हमने अनुरोध किया कि आप इस बार के लिए माफी दीजिए क्योंकि जब कोरोना का कार्यकाल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो हम आपके यहाँ पुनः आएंगे और बड़े मैदान में आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे।
भाइयों, आपको बहुत से प्रश्न हैं और वो प्रश्न हम पहले इसलिए जवाब देना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे उन प्रश्नों पर, क्योंकि उन प्रश्नों को जब से हम अयोध्या धरती में हमने पैर रखा उसके बाद झड़ी लग गई। और यहां तक कि पैर रखने के पहले ही जब हमने हमारी पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीएसपी की है और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 5 पार्टियां अगर राष्ट्रीय है तो उसमें एक बीएसपी है, सबको मालूम है। उन्होंने जिस दिन प्रेस करके और ये बताया कि उन्होंने हमसे कहा है कि हम अपना जो कार्यक्रम शुरू करें वो है, हम उसको अयोध्या से शुरू करना चाहते हैं। हमने उनसे इजाजत मांगी, उन्होंने कहा कि मैं आप अयोध्या से। उनकी प्रेस होते ही प्रश्नों की झड़ी लग गई कि आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं, आप अयोध्या से क्यों शुरू कर रहे हैं, आप हनुमानगढ़ी क्यों जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले आप कहीं से और जा सकते थे, अयोध्या क्यों जा रहे हैं। तो हमने पूछा ये प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, मीडिया के साथियों पूछा प्रश्न आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सही बात बताई, उन्होंने कहा कि देखिए हमसे क्या प्रश्न करने का मतलब, हम तो वो प्रश्न आपसे कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमसे कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज ये प्रबुद्ध वर्ग की बात करने चले हैं, ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, दलितों की बात करने जा रहे हैं, भाईचारे की बात करने जा रहे हैं। ये अयोध्या क्यों जा रहे हैं, ये अयोध्या इस दौरान में इनका जाने का क्या मकसद है, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, अभी तक भी समझ में नहीं आया। और उसका क्या जवाब दें, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी हो गई है अयोध्या की, या भगवान श्री राम का उन्होंने कोई ठेका ले लिया है कि हम भगवान श्री राम को उसी को दर्शन करने देंगे जो कि हमसे परमिशन लेकर के आएगा, या उनसे लिखवा करके आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कह दिया है कि जाइए दर्शन करने, इससे आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री राम भगवान श्री राम बजरंग बली हम सबके हैं, ये उनका क्या ख्याल रखते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश खासतौर से अयोध्या वासियों को और पूरे देश को मालूम कितना ख्याल रखा उन्होंने उनका, किस तरीके से टेंट में बैठा के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष। क्या ये उनका पहले जगह नहीं बना सकते थे इस तरीके से कि टेंट से हट गए। इनकी तो केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी, जब चाहते तब कर लेते, लेकिन नियत नहीं थी। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको बुलाएंगे, जब ये छोटी सोच हो जिसकी, वो इस तरह का कार्य करता है। और उन्होंने आखिर तक कुछ नहीं किया, पूरे 5 साल निकल गए सरकार के, यहां पर भी और केंद्र में भी। कब किया, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया जो किया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब आया तब यहां पर शुरुआत हुई। अरे इसमें फ्रेम आ रहा है नहीं, लेकिन शुरुआत तो ऐसे करी गई जैसे कि सारा कुछ इन्होंने कर दिया हो, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें आ रहा सब आ रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा कि अयोध्या तो हमारी है और हम ही इसमें जो चाहेंगे करेंगे। अरे ठीक है, आपने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, 1-2 हजार करोड़ होते तो बात दूसरी थी। पिछले 30 वर्ष का हिसाब अगर ये दे, और हम जानते हैं कि मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले निराश हो रहे हैं और अंत तक निराश होते रहेंगे। मैं कह सकता हूं ये कभी हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि अभी से रुपया इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। अलग अलग इन्होंने संस्थाएं बनाई थी, उन संस्थाओं के माध्यम से पैसा पिछले 20 वर्ष से इकट्ठा कर रहे हैं, और यहां से लेकर विदेशों से चंदा दिया इन्होंने, लेकिन वो रुपया गया कहां?
अभी जब मंदिर बनने की बात आई तो फिर चलती है, चंदा चाहिए, किसने चाहिए? भगवान श्री राम के लिए आप झोला लेके घूम रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे रहा है, यही तो है। जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा नहीं आ रहा है, है। उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमको चंदा दो, और चंदा तो आपने इकट्ठा फिर भी कर लिया। आप 20 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं आप बताओ क्या किया जाए। गुजरात में मूर्ति बनाने के लिए और जगह लगाने के लिए। आप भगवान श्री राम लला का मंदिर नहीं बना सकते बोल के देखो, भी देखो आ जाएगा, सही बता रहे एक इज्जत के साथ? हो। आपने उनको अभी भी वही बैठा रखा। एक वर्ष हो गया, पूरा एक वर्ष हो गया। हाँ, सब चेंज कर लिया। 5 अगस्त को शायद एक ऐसा दिन था जिस दिन भूमि पूजन की गई थी। उसी समय लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे, ब्राह्मणों ने, खासतौर से पूरे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, कि ये किसने सलाह दे दी, किसने आपको ये तारीख बता दी भूमि पूजन की? उस समय कोई काम नहीं होता अच्छा, लेकिन इन्होंने वही दिन चुना। तो कुछ ना कुछ तो सोच पीछे होगी कि ऐसा अशुभ दिन चुनो जिससे कि काम ही ना हो पाए। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल में न्यू भी ऊपर उठ करके नहीं आ पाई, और अभी हम लोग कहां पर हैं पता नहीं मंदिर कब बनेगा। हाँ हाँ, मंदिर की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे, और कब बनाना चाहेंगे, कब बनाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम। किससे नक्शा बनवा रहे हैं आप, किस तरह का मंदिर बन रहा है, किस तरह का स्वरूप हो रहा है? क्या आपने यहां अयोध्या के महंत लोगों से, मठों से, उनसे जो लोग हैं यहां पर सैकड़ों वर्षों से जिनके यहां मंदिर हैं और चले आ रहे हैं पुजारी करते हुए, किसी से सलाह मशवरा की नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आज भी प्रश्न चिन्ह है। वो तो यही कहेंगे हम बना रहे हैं, बन रहा है धीरे धीरे। कितने वर्ष लगेंगे इसको बनने में? सबको मालूम है 2007 में हम लोगों की सरकार आई थी, बहुजन समाज पार्टी की, और जब सन 2007 में सरकार आई थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जो दलित समाज में, पिछड़े समाज में जन्मे लोग हैं, और जो गुरु लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इन लोगों के उत्थान के लिए, उनके लिए बहन मायावती जी ने जब स्मारक बनाए तो ये सब खड़े हो गए। किस लिए? इसलिए नहीं कि इतनी जल्दी क्यों बना दिया। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य, जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके, तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, न्यू ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए, और ये मान के चलिए कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने, और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन्होंने सन 2007 में हमारा पूरी तरह से साथ दिया था, वो इकट्ठा हो गए। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत हुई है, और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे, और वो जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो अब की बात 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं, और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम, जो पहला निर्णय आया था वो भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब आया था। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। एक प्रश्न कर रहे थे हमसे, आज भी कर रहे थे हमारे साथी, हमने उनसे कहा भी, थोड़ा बहुत जवाब दिया। हमने कहा वहां पर इंतजार हो रहा, वहां चलेंगे, वहां हम आपकी सारी प्रश्न सुन लिए हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहा कि आपको ब्राह्मण समाज की अब क्यों याद आ गई? ब्राह्मण समाज जो है
वो चुनाव के पहले आपको याद आ गए? पहले क्यों नहीं आए? और ब्राह्मण समाज आपके साथ क्यों जुड़े? ब्राह्मण समाज बहुत बढ़िया प्रश्न किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों ना वो प्रश्न करते, ना हम उसका जवाब देते यार, क्योंकि हम कुछ छिपा के रखते नहीं। वो बात अपनी बात सामने रखेंगे। कोई नेता हम है नहीं, हम तो अधिवक्ता थे, महाधिवक्ता थे, और अपनी बात खुल के सामने रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को ना लगे, लेकिन बात स्पष्ट करें। ब्राह्मण समाज ये जो प्रश्न किए इन्होंने, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, हमारे साथ में बहुत से पत्रकार उस समय भी थे, हमारे साथ उस अभियान में भी थे जब हम लोग 2005 में शुरू किया था। और 2005 के यहां पर भी खड़े हैं, शेख मिश्रा जी हैं और लोग हैं, बहुत से लोग हैं यहां पर जो पुराने हमारे साथी हैं। सबके नाम इसलिए नहीं लेंगे कि 90% ब्राह्मण निकलेंगे, तो फिर कहा जाएगा नीचे पत्रकारों को भी ब्राह्मणों को हम नहीं ये कह के नहीं लाएंगे ब्राह्मण ही खाली यहां पर आएंगे, पत्रकार सब आएंगे, लेकिन 90% अगर उसमें है तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? लेकिन 2005 और 2007 के बीच में जब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, तो किस लिए गए थे? इसलिए गए थे, हमको तो बहन मांझी जी ने राज्यसभा भेज दिया था 2004 में, 2002 में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया था, उसके बाद हमको कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। लेकिन जब राज्यसभा भेजा और महाधिवक्ता बनाने के बाद अपनी वकालत किनारे करके जो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं उसको छोड़ करके अगर आ गए तो समाज के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आखिर जिस समाज में हम जन्मे हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, उसके बारे में सोचना क्या पाप है? मैंने जब सोचा तो हमने ब्राह्मण समाज की स्थिति देखी उत्तर प्रदेश में कहां पहुंच गई। तब तो भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी रह चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण समाज हाशिए पर पहुंच गया। गिनती के 5-10 लोग खाली एमएलए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और सिर्फ 3 पार्लियामेंट के एमपी थे। ऐसे में जब ब्राह्मण समाज के साथ हम उनके बीच में निकले, जैसे आज शुरुआत की, उस समय भी निकले थे। आज का कारण क्या था वो बताएंगे आगे, लेकिन तब का कारण दूसरा था। तब का कारण था कि बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए थे। फिर से उनको ऊपर लाने की सोचा मैंने कि कैसे इनको फिर से इनका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान, जिसके लिए हर ब्राह्मण जीता है और मरता है, उसको कैसे वापस दिलाया जाए। ब्राह्मण समाज को और कुछ नहीं चाहिए इन 3 चीजों के अलावा, वरना तो वो जन्म ही उसने लिया है इसी काम के लिए कि लोगों की सेवा करे, लोगों के अंदर भाईचारा बनाए। ब्रह्म का नाम इसीलिए दिया गया कि आप ये कार्य करिए सबके लिए। तो अगर उस कार्य के लिए करने के लिए तो जब सर्जन के लिए काम करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और उस समय निकले तो हमने लोगों से यह अनुरोध किया, ब्राह्मण समाज के लोगों से, कि आप 13% हो, लेकिन हाशिए पे क्यों पहुंच गए इसके बारे में सोचिए। इसलिए पहुंच गए कि आप एक साथ नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो, आप अलग अलग बटे हुए हो। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज में ये खासियत है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। इसी को दूर करने के लिए हमने अनुरोध किया था, आह्वान किया था, और हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप 1-1, 2-2% करके इधर उधर भटकते रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। आपको सुदामा की कोई संज्ञा दे देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन अगर आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में, जो ब्राह्मण समाज के हम लोगों के एक प्रतीक है, उनके बारे में सोचना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी ताकत को लेकर के तभी आ सकते हैं जब आप एक साथ होंगे, और एक साथ होइए। लेकिन एक साथ होने के बाद भी एक दिक्कत, एक तकलीफ थी, एक परेशानी थी कि तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर राजनीति में आना है, राजनीति में जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी तो अपने समाज का कुछ नहीं कर सकते। ये मानवर काशीराम जी ने यही कहा कि सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज के लिए कर सकते हो कुछ। तो सत्ता की चाबी
लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिलकर के ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहराते। और यही हुआ जब हमारी बात मान करके आप ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ और एक साथ होकर के उसने भाईचारा बनाया, गांव-गांव में भाईचारा बनाया। हमारे अनुरोध पे उन्होंने मिसाल कायम की, जिसको कि अब बाद में सोशल इंजीनियरिंग और पीएचडी भी हो रही है, सब हो रहा है, उसके बाद से शुरू हो गया, उसके पहले कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिसाल ये रखी, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगर किसी गांव में कहीं पर भी किसी दलित समाज के यहाँ कोई भी अनहोनी हुई या उसके यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है या शादी ब्याह हो रहा है या कोई और भी चीज है, सबसे पहले ब्राह्मण समाज के लोग वहां पहुंचने लगे और उनके साथ में खड़ा होकर के उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया। और यही हमारा, हमको ब्रह्म की पूजा करने पे और ब्राह्मण कहलाने पे ये हमारा उद्देश्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। लोग कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ दिया, सरकार बना दी, उसके बाद क्या किया? वो भी प्रश्न करते हैं आज भी, कि आप, आज का प्रश्न वही प्रश्न है कि आप क्या करेंगे ब्राह्मण समाज के लिए, और ब्राह्मण समाज के लिए आपने क्या किया था। मैं बहुत ही 1 मिनट में अंदर कुछ बातें बताना चाहूंगा जो लोग भूल जाते हैं, और जब वो याद कर दिलाएंगे तो उससे ये होगा कम से कम कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, और वो जरूर प्रश्न करेगा इन लोगों से जो प्रश्न करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर से, कि इसका जवाब दीजिए। जब हमारी सरकार बनी, बहन मायावती जी ने जब खुले मंच से ऐलान कर दिया था ब्राह्मण सम्मेलन में 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग थे, 11,000 के ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करते हुए उन्होंने स्वागत किया था बहन मायावती जी का। और उस समय बहन मायावती जी को जो हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश, और यह कहकर के अपनी बात शुरू की। और उसी दिन उन्होंने अपना नारा भी बदल दिया था पार्टी का, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। उसको बदल करके ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके, एकजुटता को देख करके उन्होंने नया नारा दिया था कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी देते हुए उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। 80 से ज्यादा लोगों को मैदान में उतारा। 3 ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी में थे, उसमें 2 बीएसपी में थे ब्राह्मण समाज के एमएलए। उन्होंने 45 ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन करके और विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज के भी अपना हिस्सा देने का काम किया। उन्होंने भाईचारे का जो वादा किया था, जो रिजर्व सीट थी हमारी 80 सीटें, उन 80 सीटों में से 62 सीटें जितवाने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने, अपने भाइयों को, दलित भाइयों और बहनों को, क्योंकि अपना पूरा वोट एक तरफा तन मन धन लगा करके देने का काम किया। और उसके बाद मजबूती की सरकार बनी। 17 साल बाद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की वजह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। और उसके बाद जब सरकार बनी तो बहन मायावती जी ने जब ये ऐलान किया था, उसको उन्होंने पूरा ही नहीं किया, बल्कि और बढ़ चढ़ करके आगे किया। उन्होंने सब समाज के लोगों को जहां पर अच्छे से स्थान दिए, मंत्री बनाया, ओहदे दिए, अधिकारियों को पोस्टिंग की, उन्होंने ब्राह्मण समाज को छोड़ा नहीं, जैसे कि सपा और भाजपा में होता है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के। और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने की। उन्होंने ब्राह्मण समाज की जो योगदान था उसको देखते हुए पहला चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का, पहला डीजीपी, पहला प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, एडिशनल एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ, मुख्य सहायक अधिवक्ता इलाहाबाद लखनऊ,
और लगभग 2200 ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारी वकील बनाने का काम किया। उन्होंने 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मण समाज के भेजे, लोकसभा में उपनेता बनाया और राज्यसभा में हमको उन्होंने अपना पार्टी का नेता बना करके आज तक 17 वर्ष हो गए हैं, आज तक बना के रखा हुआ है वहां पर राज्यसभा में। तो ब्राह्मण समाज को चाहे अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे पीपीएस हो, ब्राह्मण समाज के हर अधिकारी को उसको उचित स्थान की पोस्टिंग दी गई और भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जहां ब्राह्मण समाज के मंत्री या तो झोला उठाने के लिए रखे गए हैं और या गुलदस्ते की तरह सजा के रखने के लिए रखे गए हैं, और या तीसरा एक मुख्य काम क्या है कि जब ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुठाराघात इनकी सरकार करे तो उसके तुरंत माइक में आ जाए, तुरंत मीडिया में बैठ करके और उसके खिलाफ बोलने लगे और कहें कि ये बहुत सही काम हुआ, अगर इसको गोली मार दी गई बहुत सही हुआ, इसकी हत्या हो गई तो ये इस लायक था, अगर किसी के साथ में मकान तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो यही ब्राह्मण समाज के लोग जो वो बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके बोलो। एक बार हमने पूछा कि बोलते समय आपको नहीं खराब लगता अंदर से? कहते हैं क्या करें, अगर जिस दिन नहीं बोलेंगे उस दिन बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। दिखाने दो, एक बार सोच लो कि हमें नहीं सुननी है इनकी। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा यह आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। अब डरने का वक्त नहीं रह गया, ये डर और दबाव का वक्त गया, अब समय आ गया है आपका। अब आप अगर परशुराम जी के वंशज हैं और जो कि हैं, तो ये डर निकालिए अपने अंदर से और ये भय निकालिए। चाहे वो मीडिया के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो, जो कि चौथा स्तंभ है, वो हर चीज कर सकते हैं, ये मान के चलिए, लेकिन आप भी परशुराम जी के वंशज हैं तो थोड़ा सा तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ आपका 7वां संस्कार होता है, जो कि इसीलिए आपको पहनाया जाता है क्योंकि जनेऊ के धारण करने के बाद ये माना जाता है कि जो ध्यान में ऋग्वेद में मंत्र हैं उनको उसके अंदर धारण करके आप अपने सीने से लगाए हुए हैं। और आपको जो मंत्र दिया जाता है, इसीलिए जब उपनयन संस्कार हमारा हुआ था तो मंत्र दिया जाता है, तो वो भी कान में ढक करके दिया जाता है। गायत्री मंत्र का मंत्र होता है जिससे सीधे आपके मस्तिष्क में जाए और आप प्रभु की सेवा के साथ साथ में आप सर्वजन की सेवा करने का संकल्प लें। लोग तो आजकल मजाक उड़ाते हैं। हमसे भी एक जने कह रहे थे कि आप देखिए कुछ दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? कुछ आप अंदर कर लीजिए। उनको शायद हमारा जनेऊ कहीं से दिख गया हो, हम समझे माला दिख रहा है, तो बोले नहीं वो तागा। हमने तागा नहीं है, ये हमारा जनेऊ। और हमने कहा अंदर, चलिए बाहर निकाल के दिखा देते हैं, फिर अंदर कर लेते हैं। हमने हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग ये दिखावे के पंडिताई नहीं करते। हम लोग जन्म से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों से हम ये आह्वान करते हैं कि एकजुटता आप तब कर पाएंगे, एक शक्ति आप तब बन पाएंगे जब अपना बंटवारा खत्म कर दीजिए। ये भूल जाइए कि आप 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, सनाट्य ब्राह्मण हैं, सरयूकारी ब्राह्मण हैं, ये भूल जाइए और ब्राह्मण को ब्राह्मण मान के चलिए, चाहे कोई भी हो। जब ये मानेंगे तभी आप एक साथ होंगे। हम लोगों ने तो अपने घर से शुरू कर दिया, हमने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। हम लोगों ने इस भेदभाव को खत्म करके, ये नहीं कि हम चूंकि कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं तो हम कान्यकुब्ज में ही हमने बेटियों की शादी की, ये सब नहीं देखा। हमने तो सरयू पारी में बस्ती में आकर के शादी लड़की की थी। हमारा वो सीधा संबंध यहां से हो गया, हमारे तो मान्य यहां के लोग हो गए। तो इसलिए इस चीज को खत्म करके जब आप खाली अपने को ब्राह्मण समझेंगे
तब आप ब्राह्मण बन करके एक ताकत के रूप में उभरेंगे। और जब एक साथ उभरेंगे तो आप जो है ये तय है कि इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे कि आप किसी को भी मात देने की ताकत कर सकते हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, सर्व जाति में हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज और ब्राह्मण समाज, इन दो समाजों को तो जैसे चिन्हित कर दिया गया है। आप ही बताइए क्या दोष है, क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16.5 वर्ष की खुशी, नाम, उनके माता पिता गरीब लोग हैं, 25 गज के मकान में रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे कि वो बड़ी मुश्किलों से रोटी रोजी चलती है। उसकी शादी उन्होंने की और शादी 29 जून को शादी होती है। 29 जून को शादी होती है और शादी 29 को तो रात में शादी हुई, 30 तारीख को अगले दिन पहला दिन हुआ अपने ससुराल में, 1 तारीख उसके बाद दूसरा दिन हुआ, 2 तारीख को वारदात हो गई। 2 तारीख को पुलिस के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक जिसका कि हम लोग कभी भी उसको हत्या को सही नहीं मानते हैं जो हुई थी, लेकिन 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में भी कहां भेजा आपने? कानपुर के रहने वाले माता पिता आप रिमांड होम में भेज रहे हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से रखा हुआ, 1 साल हो गया पूरा उसको आप कैद में रखे हुए हैं और उसकी बेल ना होने पाए, उसकी बेल ना हो, इसलिए आपने क्या किया? आप जानते थे कि नाबालिग है, 2 दिन पहले आई, इसको कैसे आप जेल में रख लेंगे? लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके आप वाहवाही ले रहे हैं, अपनी पीठी ठोक रहे हैं और ब्राह्मण समाज के 2-4 वही प्रवक्ता अपनी पार्टी के बैठाल करके आप उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते नहीं बड़ा अच्छा काम किया। और लोग तो कहते हैं खास तौर से उनको बैठा दिया जाता है। कैसे जेल में बनी रहे इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई, एक षड्यंत्र रचा गया। जो जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बेल के लिए, बेल हो न जाए, क्योंकि बेल तो होनी चाहिए थी, नाबालिग है। उसके लिए खाली पुलिस इतना कह रही है अपने बयान में 161 के कि छत में 2-3 औरतें भी खड़ी थी जो कि हाथ हिला रही थी, आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, ललकार रही थी, उसमें से वो भी होगी। तो ऐसे मान लिया आपने कि वो होगी वहां पर, किसने देख के पहचान लिया? अभी तक आगे आप चार्जशीट में कुछ कर नहीं पाए। अधीक्षिका से फिर चिट्ठी लिखवाई जिससे हाईकोर्ट में 10 महीने मामले को लंबित रखा और ये लिखवाया कि इस जहां पर ये रहती हैं लड़कियां जो बंद की गई रिमांड होम में, कहते हैं वो अपने पत्र में लिखती हैं कि 2 कमरे का है ये, और 2 कमरे में 48 लड़कियां हैं। 48 लड़कियों में एक खुशी भी है,
और वहां की 48 लड़कियों ने, जो बाकी 47 हैं, उन्होंने हमको बताया ज़बानी कि ये लड़की हमको धमकी देती है, कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है, हम जब बाहर निकलेंगे तो तुम लोगों को ठीक करेंगे और तुमको उठवा लेंगे, इसलिए इसकी बेल ना दी जाए। और यही ग्राउंड बना के उसकी बेल खारिज करा दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता साहब ने बड़ी लीगल अपनी दिखा के और उन्होंने कहा ये देखिए सर्टिफिकेट, ये तो बाहर निकल जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी टेररिस्ट बन जाएगी। और उसकी किस तरह की मानसिकता, इसकी जगह कि साल भर हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि अब बहुत हो गया, जो करना था कर लिया, पूरे प्रदेश में कर लिया अब तो इनको, इसको तो, इस लड़की को तो छोड़ दो, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, बीमार रही, अस्पताल में भी पुलिस कस्टडी में रही, फिर वापस। और मीडिया के लोगों से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, ये लोग तो सब चीजें खोज भी लेते हैं कि एक आपको भी हम मसाला दे रहे हैं कि आप कम से कम 12 बंदी के रिमांड होम में चाहिए। तो ये तो पता लग गया उनकी अधीक्षिका की चिट्ठी से कि 2 कमरे में 48 लड़कियां, बाकी लड़कियां भी तो बेचारी नाबालिग हैं। 2 कमरे में 48 लड़कियों को इस सरकार के लोगों ने बंद कर रखा है। भेड़ बकरी भी अगर आप डाल दें 2 कमरों में तो नहीं रह पाएंगी, लेकिन 24 लड़कियां एक कमरे में रह रही हैं, उसी में ये भी रह रही है। हमने इसीलिए कहा, हमसे कहा गया कि आपने कहा, हमने कहा हाँ हमने कहा। जब ये आदेश देखा, हमने उच्च न्यायालय में जो बेल खारिज हुई है, तो हम भी इतने वर्षों से 45-46 वर्षों से वकालत कर रहे हैं कि किस तरह का ग्राउंड बना के अदालत के सामने रखा गया जिससे अदालत जो है उसकी बेल खारिज कर दे। तो ये तो बनाने का तरीका है। तो इस तरह का जब इनकी मंशा है, ये कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने जो किया वो बताया, इन्होंने क्या किया ये बता दें। समाजवादी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं हम ज्यादा, इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कहते थे कि ब्राह्मण समाज हमारा पहला दुश्मन है, बाकी सब बाद में पीछे है। तो वो तो पहले ही से उनको चिन्हित किए हुए हैं, चलिए खुल के किए हुए हैं। वो बात दूसरी कि जैसे ही अब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो अन्य पार्टियों के साथ साथ वो भी ब्राह्मण करने लगेंगे। आपने देखा नहीं, कहते हैं कि हम तो लेकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके पूर्व सांसद थे, उनको हम अपनी पार्टी में ले आए, भारतीय जनता पार्टी में। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर चूंकि टिप्पणी नहीं करता हूं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, सब जानते हैं। लेकिन उनसे भी तो प्रश्न उठ रहा है, उन्हीं के समाज के लोग पूछ रहे हैं कि अभी जब अत्याचार हो रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण समाज के लिए निकल रहा हूं और अपनी उनकी आवाज बुलंद करूंगा। किसके खिलाफ? इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ। अचानक क्या हो गया है सर? क्या आप उन्हीं की गोदी में बैठ गए जाके? आप वहीं पर चले गए जाके? मैंने कल एक इंटरव्यू देख रहा था, जो विधानसभा के हमारे समाज, उनका बहुत सम्मान करते, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्नाव से एमएलए, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उनसे प्रश्न किया गया कि ये क्या आपकी टिप्पणी है, ये मिश्रा जी करते जा रहे हैं ब्राह्मणों को फिर से इकट्ठा, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बहुजन समाज पार्टी, जैसे मनोज तिवारी जी ने कहा, उनका भी मैं देख रहा था कि मनोज तिवारी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका सम्मान मैं इसलिए करता हूं कि बहुत बड़े कलाकार हैं। लेकिन उनसे भी प्रश्न किया तो उन्होंने भी यही बात कह दी। अब बताइए, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं हमने, और वो एक नारा, हमें इन नेताओं के ऊपर एक अफसोस होता, बहुत अफसोस होता। एक नारा बना रखा है उनसे लग करके, और वो नारा आज तक नहीं बता पाए कि किसने सुना हो, कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं ही हूं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद करिए। और फिर अफसोस ये होता है जब एक ब्राह्मण व्यक्ति, चाहे श्री मनोज तिवारी जी हो और चाहे विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हो या अन्य कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, और कोई समाज का व्यक्ति बोलता है हमें, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन ये लोग उस नारे को जब दोहराते हैं तो दिल पे चोट इसलिए लगती है
कि तुम ब्राह्मण समाज के सामने उनके खिलाफ एक नारा बोल रहे हो, जो कोई नहीं कभी पीएचडी का आदमी देता, कहीं नहीं देता, लेकिन तुम बोल रहे हो इस बात को मीडिया के सामने। ये पूरे समाज के लिए मानहानि की बात होती है, लेकिन ये चूकते नहीं है। इनको ये परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चला जाए। अगर चला गया तो जानते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा, इतनी ताकत तो रखेगी। इनको दिया, इनके साथ गए, बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन ना उम्मीद होकर के तो नहीं, बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत होकर के अब लोग लौट गए। इनकी सरकार जो चल रही है, मंत्रियों से आप ब्राह्मण समाज के मिलिए, पूछिए, आप विधानसभा के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए कि अगर कोई काम बताते हैं तो वो कभी काम पूरा हुआ, कभी नहीं हुआ और ना हो सकता, क्योंकि ये तो चिन्हित किए हुए हैं, इनको तो उसी कैटेगरी में रखा गया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है और कहना है कि अब की बार इसलिए फिर से ब्राह्मण समाज के बीच में हम आए हैं, ये उनको भी जवाब है, इसलिए आए हैं कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। और जो हमने करके दिखाया था वो आपके सामने है, और जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। इसलिए जब ये बातें ये लोग करते हैं तो इनको अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो। हमें अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लिए व्यक्तिगत कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम अगर निकले हैं तो हम समाज के लिए निकले अपने, और अगर हम अपने समाज के लिए निकले हैं और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं, हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो है, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। हम लोग अपनी पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जितना भी व्यस्त कार्यक्रम रोजाना। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी है कि आप क्यों आ रहे हैं यहां पर? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको इन लोगों से सावधान तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे हमारा यह अनुरोध है और अपील भी है कि ये वक्त जो है फिर से आया है जब आप भाईचारा बना के दिखाएं। सर्व समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में खाली सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत चल करके और कानून द्वारा कानून का राज्य चला करके चलाने का काम करती है। पूरा विश्व जानता है, देश ने पूरा विश्व जानता है कि बहन मायावती जी की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा एक ही 24 घंटे में चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो, जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। इस तरह से नहीं होता। बहन मायावती जी ने कोई भी रहा हो, खुद का सांसद, खुद का मंत्री करके दिखा दें। इनके एमएलए के साथी ने खुलेआम एसडीएम के सामने और गोली मार दी और उसके बाद उसको रोक नहीं पाए और उसको बचाने का काम एमएलए से लेकर के और पूरे प्रदेश की मुखिया तक करने का काम किया।
अगर उसी जगह ब्राह्मण का कोई व्यक्ति होता तो वहीं पर शूट आउट हो जाता, वहीं पर गोली मार दी जाती। गाड़ी भी फिसलने की जरूरत नहीं पड़ती कि गाड़ी फिसली, गिरे, दौड़े, पिस्तौल छीन ली और फिर मार दिए गए। ये काम की जरूरत नहीं पड़ती है जो फिल्मी तरीका है। लेकिन इनके यहां अगर वो करते हैं, चाहे उन्नाव में हो जहां पर कि एक नाबालिग के साथ में रेप, और उसके बाद क्योंकि उनके चहेते एमएलए थे तो उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरा शासन लगा दिया और पूरा खुद मुखिया जो है वो उसमें लग गए। किस तरीके से हाथरस में एक दलित समाज की लड़की, उसके साथ रेप होता है और रेप होने के बाद जब वो मर जाती है तो उसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस वहां लगा करके, और रात में, आधी रात में पुलिस वालों ने मीडिया के लोगों को ऊपर भी लाठियां चलाते हुए उनको भगा करके और आधी रात पेट्रोल डाल करके और घर वालों को घर के अंदर बंदी बना करके उसको जलाने का काम किया। किस तरीके से प्रतापगढ़ में 5-5 ब्राह्मण समाज के लोग, सरकार बनते ही इन्होंने आगाज दे दी थी, शुरुआत कर दी थी 17 में सरकार बनी थी, इन्होंने ठोक के दिखा दिया अब हमारा ये काम होना इस तरह से होगा। और तुरंत इन्होंने 5-5 ब्राह्मण समाज के लोग, उनको मरवाने का ही काम नहीं किया, उनके घरों को भी आग, झोपड़ियों, घर तो थे ही नहीं, झोपड़ियों में आग लगाने का काम किया। आप लोग मीडिया के लोग गए होंगे, उन्होंने देखा, मैं तो स्वयं गया था और जा करके मैंने देखा उनके घर वालों, परिवार से मिला। छोटी झुपड़ी 10 फीट की, 12 फीट की, और उसमें वो भी जला के तहस नहस कर दी और उनको मारने का काम किया। झांसी में किस तरीके से 5-5 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को मारने का काम किया। किस तरीके से एक व्यापारी को कहते हैं कि उसने अपने आप को गोली मार दी, एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से उसको मरवाने का काम किया। आज तक वो पकड़ा नहीं गया जिसने मारा। अभी कोई ब्राह्मण समाज की बात होती तो 24 घंटे भी नहीं लगते और उसकी गाड़ी फिसलती, वो पकड़ा जाता, गाड़ी फिसलती और शूट आउट होता और मर गया होता। लेकिन वो आज तक साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको जिस तरह से रोक करके गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसकी गोली मार दी। और जब हम लोगों ने बात उठाई, हम लोग सब पहुंच गए, तो जब पहुंच गए वहां पर तो उसके बाद लीपापोती करके तुरंत उनके घर में पहुंच गए मंत्री लोग, खासतौर से ब्राह्मण समाज के मंत्री भेज दिए गए और ऊपर के भी भेज दिए गए कि जल्दी से जाओ उनसे बात करो कि कह दो कि नहीं, हम सब, हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, ये रुपया हमको मिल रहा है। और रुपया आज तक नहीं मिला। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम गिनाने चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। तो इसलिए आज के रोज इनके टारगेट में या तो दलित समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है, हर 2 घंटे में, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो एनआरसी की रिपोर्ट है वो कहती है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक रेप हो रहा है। आप सोचिए, 12 रेप 24 घंटे में, हर 2 घंटे में एक रेप। इसमें हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फर्क कितना है, सिर्फ एक भी किस्सा हो जाता था बहन मायावती जी की सरकार में, पूरी सरकार जो है उसमें लग जाती थी और जब तक उसको पीछे नहीं, जेल के पीछे रख करके उसको सजा नहीं दिला देती है, चैन नहीं लेती थी बहन मायावती। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हर 2 घंटे में रेप हो रहा है। अगर 5 साल की सरकार और दे दीजिए तो हर घंटे में शुरू कर देंगे, हर घंटे में हो जाएगा। तो ऐसी सरकार जहां पर ना महिला सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित, ना बच्चियां सुरक्षित, ये सरकार ये चलाने का काम कर रहे हैं और प्रश्न हम लोगों के ऊपर उठाते हैं, जिसका कि लॉ एंड ऑर्डर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन इतने कभी कभी ऐसा होता है, वक्त आ जाता है। इस समय ये लोग अपनी पावर से
सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी पावर है, तो उसके जो सर पे चढ़ के बोलने लगी है। और इसीलिए जब मैदान हो जाता है कोई, तो फिर वही है कि कोई खाए बोराए कोई पाए बोराए। तो वही वाली हालत है कि अब ये समय उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब इनको कुछ सही गलत समझ में नहीं आता है। जो हम कहें वही सही है, जो रास्ता हम दिखाएं वही रास्ता सही है, और जिसमें तुम चलना चाहते हो उसमें हम नहीं चलने देंगे। मेरे रास्ते में नहीं चलोगे तो रोक करके टोकेंगे और मार देंगे। इस तरह का आज कानून का राज चल रहा है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से पूरे प्रबुद्ध, ये गोष्ठी हम लोगों ने इसीलिए रखी थी, शुरुआत की थी प्रबुद्ध वर्ग की, कि प्रबुद्ध वर्ग में हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, इसमें अधिवक्ता आते हैं, इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, इसमें टेक्नीशियन टेक्निकल लोग आते हैं, इसमें सभी लोग आते हैं। तो इन सब लोगों को, एक बात पूरे प्रदेश के लोगों को, इनसे मेरा मीडिया के माध्यम से और इस मंच से भी अनुरोध है कि आप अगर मन बना लेंगे, अगर आपने हमारी बातों को समझने का काम किया है सही ढंग से, तो आप अवश्य मन बना लेंगे। और जब आप मन बनाएंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे खास तौर से ब्राह्मण समाज, अगर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो 20 लोगों को तो समझाने का काम करते ही, उसका काम ही यही होता है। और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग की हमें जरूरत है। और हम इसलिए भी जरूरत है कि आज चाहे कोई हो, किसान हो, मजदूर हो, पेशेवर हो, नौकरी वाला हो, हर आदमी परेशान। लगभग 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग मन बनाइए, एकत्रित होइए, और एकत्रित होकर के अपनी इस बात को जो मैंने आपके सामने रखी है, इस बात को पहुंचाने का काम करिए। आज प्रभु की हम लोगों पर कृपा रही है, भगवान श्री राम ने कृपा की। कल हमको बताया गया, कुछ लोगों ने हमको वेदर का, आजकल वेदर का रिपोर्ट पहले आ जाती है कि कल पानी बरसना है, कि परसों आंधी आनी, तूफान आना है। दिखाया गया था हमको कि अयोध्या में आज सुबह 10 बजे से लेकर के 9:30 से लेकर के और शाम के 5 बजे तक बहुत मूसलाधार वर्षा होगी और आंधी तूफान भी आ सकता है। इस तरह का वेदर जो रिपोर्ट ज़्यादातर सही होता है उनका। तो परेशान थे हमारे साथी लोग, यहाँ के लोग भी फ़ोन कर रहे थे कैसे होगा, क्या होगा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम प्रभु राम से अपने घर से चलने के पहले भी हम अपने अनुरोध कर लेंगे कि मौसम को ठीक रखें। और ब्रह्म समाज और समाजों के साथ में उनके वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो मौसम ठीक रख करके हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका जिससे रहे। और मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को स्वीकार लिया और स्वीकार करें। अब अगला जो हमने अनुरोध उनसे यही किया जा करके आज दर्शन किए दोनों जगह। हमसे वहाँ के पुरोहित लोग थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि आप दर्शन कर रहे हैं, कुछ मांग दीजिए। तो हमने कहा एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि इनको, इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, इनको सद्बुद्धि दे दें और इनको सद्बुद्धि दे करके कम से कम जो ये समाज में जिस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं, जिस तरह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो आप समाज बांटने का काम करते हैं। हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम तो जो ब्राह्मणों और दलितों की भाईचारे की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जब जानते हैं ब्राह्मण समाज और दलित समाज का भाईचारा हो जाएगा तो जो अति पिछड़ा वर्ग है जो कि पहले से ही जुड़ा हुआ है बीएसपी के साथ में, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी जो है बीएसपी के साथ में आ जाता है, तो इनको लगता है कि इनको तो हिला डुलाना मुश्किल है और इनकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो जाएगी, इसीलिए इनको परेशानी होगी। इसलिए हमने आज ये विनती की है और मैं सोचता हूं कि शायद इनको सद्बुद्धि मिल जाए और सद्बुद्धि मिलने के बाद ये इस तरह की प्रताड़ना करना, लोगों को परेशान करना और खास तौर से
दलित समाज और ब्राह्मण समाज को परेशान करने का काम ये बंद करेंगे और सबके बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन उम्मीद इसकी हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनका तरीका है, तौर तरीका है, ये इसमें कतई नहीं सुनेंगे इस बारे में। जो इनको करना है ये वही करेंगे जिस तरह से करते चले आ रहे हैं। इसलिए अब इस प्रदेश का खुशहाली आपके हाथ में है। मैं यहाँ से शुरुआत हमने करी है आज। ये पहला हमारा फेज था जिसमें हमने अयोध्या से शुरू किया है, भगवान श्री राम के दरबार से शुरू किया है। इसके बाद कल हम आजमगढ़ जाएंगे, अम्बेडकर नगर परसों जाएंगे, उसके बाद हम अगले दिन इलाहाबाद जाएंगे 26 तारीख को। वहाँ पर समाज के लोगों से मिलेंगे और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलेंगे। इलाहाबाद के बाद हम कौशाम्बी जाएंगे उसके अगले दिन हम प्रतापगढ़ आएंगे वापस। इलाहाबाद से कौशाम्बी, कौशाम्बी से प्रतापगढ़ आएंगे और प्रतापगढ़ के बाद हम 29 तारीख को सुल्तानपुर आएंगे और सुल्तानपुर में अपनी सभा करने के बाद लखनऊ वापस जाएंगे। लेकिन दूसरा फेज, अब ये जो शुरुआत हुई है ये अब रुकेगी नहीं। पूरे प्रदेश में हर जिले में हम जाएंगे और लगातार जाएंगे। 1-2 दिन बीच में इधर उधर हो सकता है। 29 तारीख को लखनऊ में रहने के बाद 31 तारीख को भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद तो मिल गया, हो गया। आज ऊपर मौसम से भी पता लग गया कि मिल गया। आप लोगों को देख करके पता लग गया मिल गया। आप लोग जिस तरीके से देर से यहाँ बैठे इंतजार करते रहे, बात सुनी आपने और उसको सहाय, उससे भी लगा कि मिल गया। लेकिन अब इसके बाद, इस पहले फेज के बाद दूसरे फेज पे हम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे। वृंदावन में हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वहां दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अगले 7-8 दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हमारे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। आप लोग, ये लोग तो खाली दिखावे की राजनीति करते हैं जब ये इन स्थलों की बात करते हैं, पर हमारी पार्टी ने तो करके दिखाया था। वृंदावन में 550 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे वृंदावन का समग्र विकास हमने किया था। वहां पर सीवर लाइन नहीं थी, आप लोगों को ताजुब होगा, पूरे वृंदावन में सीवर लाइन नहीं थी। वाटर लाइन, पानी नहीं था, पानी नीचे से निकाला जाता था। पूरे वृंदावन में सीवर लाइन बिछाने का काम, सड़क बनवाने का काम, वाटर लाइन देने का काम, वहां पर विधवा आश्रम बनवाने का काम, इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाने का काम, वहां पर बस अड्डा बनाने का काम, बिजली का घर बनवाने का काम और वहां पर मेला प्रदान करने का काम, उसको भी नोटिफाई करा करके और हमने वृंदावन को पूरा समग्र और पूरी परिक्रमा की हमने सड़क बनवा करके उसको जोड़ने का काम किया। और खाली ये नहीं कि पक्की सड़क बना दी, क्योंकि वृंदावन वासियों ने हमसे कहा कि जब तक यहाँ कन्हैया के यहाँ जो आएगा वो कच्चे में नहीं चलेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमने पक्की सड़क बनाई, फुटपाथ बनाया और फिर कच्ची सड़क बनाई और तीनों बना करके पूरी परिक्रमा का हमने कार्यक्रम भी वहां पर किया। तो इसलिए हमने यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी में यहाँ के जो घाट थे उसको हम लोगों ने 100-200 करोड़ रुपए उस समय दे करके ठीक करने का काम किया था। वाराणसी में हम लोगों ने वहां पर भी जो है जाके वहां पर जितनी घाट है उनको हमने वहां पर उसको ठीक कराने का काम किया था। अयोध्या में आकर के ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीता मैया की बात कभी नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। हमने इनसे बहुत बार पूछा, हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है, पर ये हमारी बात का तवज्जो कभी नहीं देते। हमने लेकिन जब पिछली सरकार थी तो जहां पर हम लोग सीता मैया जाके बिठूर में लव कुश के साथ में और वहां वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो हमने वहां पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वाल्मीकि आश्रम को ठीक बनवाने का काम किया, सीता रसोई वहां करने का काम किया, वहां पर समग्र विकास करके उस क्षेत्र का हमने उसको ठीक करने का काम किया। इसीलिए हमारा दूसरा फेज मथुरा वृंदावन से शुरू होगा। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम जब वहां के 8-10 दिन कर लेंगे तो हम लोग सावन का महीना शुरू हो रहा है। आज एकादशी आज इस समय लग चुकी है, बहुत अच्छा समय जब हम आपके सामने बोल रहे हैं। और जो है सावन शुरू होने वाला कल से, जब सावन शुरू हो जाएगा
तो इस सावन के ही दौरान हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। तीसरा हमारा वहां से शुरू होगा, हम भोले शंकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके फिर उस क्षेत्र के जितने जिले हैं उनका दौरा करने का काम करेंगे, आप लोगों के बीच में जाने के काम है। चौथा कार्यक्रम जो हम शुरू करेंगे उसके बाद अगले 10 दिनों का, वो हम चित्रकूट जाएंगे और चित्रकूट में पहले वहां दर्शन करके और वहां से करने के बाद हम बाकी उस क्षेत्र का बुंदेलखंड का और झांसी में माँ के दर्शन करके विंध्य माँ दर्शन करने के बाद हम फिर अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे। 5वां कार्यक्रम हम फिर आपके क्षेत्र में वापस आएंगे। वहां से करने के बाद हम भगवान बुद्ध की शरण में आएंगे और भगवान बुद्ध के शरण में आकर के हम श्रावस्ती से और कपिलवस्तु और ये जितना क्षेत्र है बस्ती गोरखपुर इधर का, ये सारे क्षेत्र को उस समय यहाँ पर आके आने का काम करेंगे। इस तरीके से जो और बाकी क्षेत्र बच गए हैं सेंट्रल यूपी के, उसमें भी जाने का काम करेंगे। लेकिन इतने जिले हैं कि आप जानते हैं कि अगर हम रोज भी करेंगे तब भी 90 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ये दर्द इनका जो है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों बोलती रहती है, उनको मालूम है कुछ नहीं है उनके पास, बीच बीच में थोड़े इधर उधर कूद लेते हैं, कर लेते हैं, बस कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलेंगे जरूर, इस मामले में जरूर बोलेंगे कि अरे पूछिए क्या कर रहे हैं ब्राह्मणों का, कहाँ ब्राह्मणों करने लगे। तो ये पार्टियां जो हैं ये सिर्फ बोलने के लिए बोलती हैं, इसलिए उनके बारे में हम ज़्यादा, इसीलिए जब प्रबुद्ध वर्ग की बात करते हैं तो हम करते ही नहीं हैं। लेकिन जो क्षेत्र बाकी बच गए हैं सेंट्रल यूपी के, उसमें उसके बाद हम जाने का काम करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को 90 दिनों तक चला करके हम 15 अक्टूबर के करीब इसको खत्म कर पाएंगे, जबकि हमारा ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश का होगा। और उसके बाद जरूर अगर कोरोना ने इजाजत दी तो हम लोग फिर से एक बड़ा भारी सम्मेलन ब्राह्मण समाज के समूचे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में करेंगे, जहां हम बहन माँ देवी को फिर से मुख्य अतिथि के रूप में बनाएंगे। उनके 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के आगाज फिर उसी दिन ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करके और पूरे प्रदेश के और पूरे देश के लोगों को बता देंगे, उनके जितना पेट में दर्द होना है होता रहे। ये जो कार्यक्रम हमने बताया, इसके बाद और पेट में दर्द होगा और परेशानियां होंगी, तरह तरह की। अभी मीडिया में एकदम से बैठ जाएंगे चारों तरफ से, टेलीविजन वाले भी क्या करें, मीडिया वाले भी क्या करें, उनको भी जो मजबूरियां उनकी अलग हैं, उनको कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ेगा। तो अगर वो बोलते हैं, अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं या इस समाज के खिलाफ बोलते हैं, इन कार्यक्रमों के खिलाफ बोलते हैं, इससे हमें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हम तो इसका स्वागत करते हैं। इसलिए क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि उनके सही जगह चोट लग रही है और सही जगह तकलीफ हो रही है और वो परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी जमीन अब पैर के नीचे से खिसक रही है और अब वो जमीन पर गिरने वाले हैं और धरातल पर पहुंचने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हुए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, आप लोगों ने मास्क लगा के रखा, आपने जो कोरोना का नियम था उसको भी पालन करने का काम किया, इस चीज़ का अनुरोध करते हुए और सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर रुक गए, लगभग हजारों से ज़्यादा गाड़ियां बाहर खड़ी। हमने अनुरोध किया था आप लोग अपनी गाड़ियों में रहिए, वहीं पर आपको सुनने को मिल जाएगा, आप अंदर मत आइए। तो उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और वो यहाँ पर नहीं इकट्ठा हुए आके, इसके लिए उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। और ख़ास तौर से फिर से अंत में हम अपने मीडिया साथियों को ज़रूर फिर से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज पूरे दिन हमारे साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी और ये अन्य पार्टियों के लिए इतना मसाला हुआ उनको दे देंगे कि वो कई दिनों तक इसको लेके परेशान होते रहेंगे। और मैं यहाँ पर आए हुए सर्व समाज के लोगों को, यहाँ पर आए सर्व समाज के लोगों को जो कि हर समाज से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे अधिवक्ता लोग, मैं बहुत से लोगों को पहचानता हूँ, बहुत देर से हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे फैजाबाद के, उनको खास तौर से बहुत इन लोगों को, मैं अपने अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये आप इधर में अब उधर चले गए, इसलिए हमने आपको देख लिया क्योंकि इतना पुराना साथ है हम लोगों का।
तो जो लोग आए हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और खास तौर से इस कार्यक्रम को आयोजन और इसको सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ में हमारे साथी गणमान्य खड़े हुए हैं, हमारे साथ में हमारे पार्टी के और सभी लोग यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पवन पांडे जी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उनसे हमने कहा भी था कि परसों हम इनके यहाँ जा रहे हैं, इनके क्षेत्र में जा रहे हैं, परसों पवन पांडे जी के अकबरपुर जा रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने मीटिंग रखी है, उसके बाद सुल्तानपुर में भी करा है। हम इनसे भी अनुरोध कर रहे थे कि आप यहाँ आज मत आइए, लेकिन उनका बोले मेरा मन नहीं मानता है, मैं वहाँ की चिंता आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर आऊँगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी और हमारे कोऑर्डिनेटर श्री दिनेश जी और बाकी सारे जितने लोग हैं, उनका जिनका नाम मैंने पहले दे दिया था, और हमारे पूर्व मैंने हमारे इसको कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्टेज पे ना आकर के मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। राम शिवड़ी शुक्ला जी, हमारे पांडे जी, ये सब लोग नीचे खड़े रहे क्योंकि जिसमें कि यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए ऊपर भीड़ ना हो जाए, ये इसको ध्यान में रखा। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए और ख़ास तौर से DS मिश्रा जी, डॉक्टर DS मिश्रा जी, नकुल दुबे जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। DS मिश्रा जी ये भी सुल्तानपुर में कार्यक्रम करा रहे हैं, वो भी त्रिपाठी जी का तो क्षेत्रीय है और ये इस पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ पर संयोजक भी हैं। तो मंडल को देख रहे हैं, इन सभी लोगों को अनुरोध करने के बाद भी ये लोगों ने कहा नहीं, ये कार्यक्रम में तो आप मना नहीं कर सकते, इसमें तो हम लोग ज़रूर आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने आके हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, आप लोगों ने भी किया। इसके लिए पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय भीम, जय भारत।